हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल संजीवनी एजुकेशन हब के ऊपर। आज बायोलॉजी का सेशन है तो बायोलॉजी का एक चैप्टर लेके आया हूं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठने वाले हैं। जी हाँ, और ये चैप्टर अपनी लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टडी के साथ साथ हमारे जीवन काल के अंदर भी इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज तो बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एचएसएससी ने सीईटी का सिलेबस भी जारी कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए अब लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम के अंदर आपको अब हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क में आपको वो चीज़ें अच्छे से करनी होगी जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठ सकते हैं। इसलिए मैं भी साइंस के और अदर सब्जेक्ट के वही टॉपिक आपके पास लेके आऊँगा जहाँ से क्वेश्चन उठने की पहले ज़्यादा संभावना है। जो टॉपिक कम नेसेसरी है उनको हम बाद में करेंगे। तो देरी न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपको दिख ही रहा होगा क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं जानूं, प्रजनन तंत्र होता क्या है, प्रजनन तंत्र के बारे में अगर मैं लिखने लगूं तो क्या होता है प्रजनन, प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, ये एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर होने वाला एक नेचुरल प्रोसेस। आई बात समझ में। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या लिखेंगे आप इसको, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है बच्चा, इसके अंदर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। क्या पूरे होंगे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। किसके कंट्रीब्यूशन से। देखिए, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले करेंगे तो ये तो दो प्रकार का होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और अगर मैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो कंट्रीब्यूशन होगा किसका, मेल का और फीमेल का। आई बात समझ में। जहाँ पे एक नर और एक मादा के योगदान से बच्चे का जन्म होगा वहाँ पे हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे, सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस का हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं और ह्यूमंस के अंदर प्यारे बच्चों आपको पता है किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन मतलब कि जो मानव होते हैं, मानव के अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। सर, सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। सेक्सुअल टाइप को हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों लैंगिक प्रकार का क्या होता है, लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है, जिसके अंदर एक मेल और एक फीमेल का कंट्रीब्यूशन होता है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले दो तीन चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक चीज़ स्टार करके, दैट इज़ ओविपेरस। ये ओविपेरस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे विविपेरस। ये विविपेरस क्या होता है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर एंटर करने से पहले। देखिए प्यारे बच्चों, जब मैं ओविपेरस की बात करता हूँ तो ओविपेरस क्या होता है, दैट इज द एग लेइंग एनिमल्स। आई बात समझ में। या ऑर्गेनिज्म आप लिखोगे यहाँ पे, वो जंतु होते हैं, वो जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं। आई बात समझ में। आप क्या करोगे, अंडे देने वाले जो जंतु होंगे उनको हम किसके अंदर रखेंगे, ओविपेरस के अंदर रखेंगे। आई बात समझ में। दूसरा जो होगा मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, विविपेरस। विविपेरस के अंदर क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग या बच्चे को जो जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं। प्यारे बच्चों, क्या यह दोनों की दोनों टर्म आपको क्लियर है। और दोनों की दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के अंदर आप देख सकते हैं बहुत बार पूछी जा चुकी हैं कि ओविपेरस क्या होता है, विविपेरस क्या होता है। अब आते हैं हम इसके ऊपर कि सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन आपने बताया जिसके अंदर मेल और फीमेल की सर कंट्रीब्यूशन होती है, ये क्या होता है, इसको समझिएगा ध्यान से कि सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सुनो ध्यान से, ये जो सर सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन होता है ना, इसके अंदर मेल एक नर तथा एक फीमेल एक मादा का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे होता है सर कंट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। ये जो मेल होता है ना, इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। और फीमेल के अंदर किसका निर्माण होगा प्यारे बच्चों, अंडाणु का निर्माण होगा। इस शुक्राणु को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है स्पर्म, इसको स्पर्म बोला जाता है, और इसको ओवम बोला जाता है या एग बोला जाता है। आई बात समझ में। ये तो सर पता लग गया कि फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, लेकिन फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवम प्रोड्यूस करेगी। लेकिन सब कब प्रोड्यूस करेगी ये और बता दो।
ये जो होगा ये सारी चीज़ें होंगी प्यारे बच्चों कहाँ पे, प्यूबर्टी एज के अंदर। सर ये प्यूबर्टी एज क्या होती है, अब ये बता दो। हिंदी के अंदर प्यूबर्टी एज को बोला जाता है प्यारे बच्चों यौवन काल। क्या बोला जाएगा, यौवन काल बोला जाएगा। और ये यौवन काल क्या होता है, ये एक पीरियड होता है 11 से लेकर 18 साल तक का। आई बात समझ में, 11 से लेकर 18 साल तक क्या होगा, प्यूबर्टी एज होगी। इस प्यूबर्टी एज के अंदर प्यारे बच्चों बहुत सारे चेंजेस आएंगे, एक लड़के के अंदर भी और एक लड़की के अंदर भी। लड़के और लड़की के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। किस प्रकार के चेंजेस होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पे मेल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, मेल की बात करता हूँ, तो 13 से लेकर अगर मैं 18 साल की बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या होगा, उसके दाढ़ी और मूंछ निकलनी शुरू हो जाएगी, दाढ़ी व मूंछ निकलनी शुरू हो जाएगी। उसके जो जनानंग अंग होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट के इर्द गिर्द जेनाइटल जो पार्ट होते हैं वहाँ पे हेयर ग्रो होना शुरू हो जाएगा, बाल आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा इसके अंदर क्या चेंजेस आएगा मेल के अंदर, पुरुष के अंदर, इसकी आवाज़ जो है वो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी पहले से। और चौथा जो चेंजेस आएगा क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन उसके अंदर क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया उसके अंदर प्यारे बच्चों शुरू हो जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या क्या चेंजेस होंगे, दाढ़ी मुछाना शुरू हो जाएगी, जेनाइटल पार्ट के अंदर हेयर्स ग्रोथ शुरू हो जाती है, आवाज़ उसकी मोटी हो जाती है और स्पर्म प्रोडक्शन उसके अंदर शुरू हो जाती है। सर फीमेल के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं इस प्यूबर्टी एज के अंदर, अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, महिलाओं के अंदर क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे फीमेल के अंदर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे फीमेल के भी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी जेनाइटल पार्ट के अंदर, जो उसके यौवन अंग होंगे वहाँ पे हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। नंबर 2 पे क्या होगा, आवाज़ और भी पतली हो जाएगी, आवाज़ क्या हो जाएगी, और भी पतली हो जाएगी महिला की। और थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर एग फॉर्मेशन यानी कि अंडे का निर्माण क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, शुरू हो जाता है इस प्यूबर्टी एज के अंदर। आई बात समझ में, क्या होगा, हेयर ग्रोथ होगा, यौवन अंगों पे ऊपर आवाज़ पतली हो जाएगी और एग अंडे का निर्माण इसके अंदर शुरू हो जाता है। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद मैं बताता हूँ कि ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है सर, ये सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम एक मेल और एक फीमेल को सेक्सुअल आधार के ऊपर आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। प्यारे बच्चों कई प्रकार के ऐसे जंतु देखे गए हैं, बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अब्सेंट होता है। हम उनको पहली झलक से देख के नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है, उनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम मेल और फीमेल को अच्छे से देख के रिकॉग्नाइज करके बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो ह्यूमंस के हम क्या करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है ह्यूमंस के अंदर। ये एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी, एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्यूबर्टी एज के बाद शुक्राणु निर्माण कब शुरू होगा, कब ये बंद होगा, ओवम कैसे निर्माण होगा, कब ये बंद होगा, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं इसको दोबारा से साफ करके अच्छे से एक बार बताऊंगा कि कैसे स्पर्म फॉर्मेशन होगी और कैसे ओवम की फॉर्मेशन होगी। प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ और आगे लिखने जा रहा हूँ। देखिए हमने अभी डिस्कस किया ओवी पैरस क्या होता है और वीवी पैरस क्या होता है, मेल और फीमेल में हम कैसे पहचान कर सकते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जिसको बोला जाता है। उसके बाद हमने ये देखा कि प्यूबर्टी एज के अंदर एक मेल और एक फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। देखिएगा अभी हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर। देखिए अगर मैं मेल की बात करता हूँ, मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है, शुक्राणु का जो निर्माण शुरू होता है प्यारे बच्चों, वो 13 से लेकर 18 साल की उम्र तक क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है।
उसके बाद अगर मैं इसको बंद होने की बात करता हूं तो आज तक कोई भी क्लियर कट नहीं है, मेल के अंदर कोई भी क्लियर कट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उम्र क्या होगा बढ़ती जाएगी, शुक्राणुओं के संख्या के अंदर शुक्राणु संख्या व शुक्राणु का जो स्तर होगा उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। अगर बेसिकली मैं बात करूं तो 65 साल की उम्र तक 65 साल की उम्र तक हम मान सकते हैं कि शुक्राणुओं की संख्या में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है और उसके स्तर के अंदर भी, क्वालिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, फीमेल की, तो फीमेल के अंदर जो ओवम या जो एग होता है वो 11 से लेकर 18 साल की उम्र तक शुरू हो जाता है और इस एग बनने के साथ साथ यहाँ पे शुरू हो जाता है इसकी एमसी। एमसी का मतलब होता है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हिंदी के अंदर मासिक धर्म या सामान्य भाषा के अंदर पीरियड्स बोला जाता है। जैसे ही ये शुरू होगा एग फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि इसका कोई क्लियर कट है तो बिल्कुल 45 से लेकर 50 साल की उम्र तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल लेडीज़ के अंदर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बंद हो जाता है। आई बात समझ में, क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एग की फॉर्मेशन के साथ साथ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आई बात समझ में, मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली बंद होगा 45 से 50 साल की एज के अंदर। और टेम्परेरी अगर मैं इसकी बात करता हूँ, टेम्परेरी जब तक प्रेगनेंसी रहेगी, प्रेगनेंसी पीरियड जब तक रहेगा तो तब तक क्या होगा, मासिक धर्म लड़कियों के अंदर क्या रहेगा, बंद रहेगा। आई बात समझ में। अब ये चीज़ें जब आपको पता लग जाती है तो इसमें एक टर्म आती है, छोटी सी टर्म होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पता लग गया आपको कि सर जब किसी लड़की को फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, पहला मासिक धर्म जो आता है उसको क्या बोला जाता है, और जब लास्ट होता है 45 या 50 के बाद जो लास्ट मासिक धर्म आता है उसको क्या बोला जाता है। फर्स्ट पीरियड जब फेस करती है कोई भी लड़की, फर्स्ट पीरियड जब फेस करती है उसको क्या बोला जाएगा, और लास्ट पीरियड को क्या बोला जाएगा, प्यारे बच्चों ध्यान से लिखिएगा, इसको बोला जाता है मेनार्की और इसको क्या बोला जाएगा, मेनोपॉज। अगर मैं हिंदी के अंदर बात करता हूँ जो फर्स्ट पीरियड जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, रजोदर्शन बोलते हैं, रजोदर्शन। और जो लास्ट पीरियड जो होता है उसको रजोधर्म बोला जाता है। आई बात समझ में, मेनार्के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीजीएल ने अच्छे से कई बार पूछे गए हैं कि क्या होता है मेनार्के, क्या होता है मेनोपॉज। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा दैट इज द मेनार्के एंड जो लास्ट पीरियड होगा दैट इज द मेनोपॉज होगा। अब हम बात करते हैं, एक टर्म आती है, ये बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, दैट इज द सूडो प्रेगनेंसी। ये सिर्फ सूडो प्रेगनेंसी क्या होता है, सूडो प्रेगनेंसी क्या होता है। और हम देखो यहाँ से एक बात और सुनते हैं, जब कोई 45 या 50 साल की एज में हो जाता है ना, कई बार हम सुनते हैं कोई दंपति 70 साल की उम्र में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, 70 साल की उम्र के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है, जब 45 या 50 के अंदर अंडा ही बढ़ना बंद हो गया तो 70 साल की उम्र के अंदर उनको बच्चा कैसे पैदा हो गया। आजकल एक टेक्निक चली हुई है दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF जिसको हम बोलते हैं। IVF की आपसे कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ये होता है भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी आप बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर मेल के स्पर्म निकाल लिए जाते हैं और फीमेल का एग निकाल लिया जाता है, लेकिन वो उस फीमेल का एग नहीं होगा क्योंकि उसने तो एग बनना बंद ही हो गया है। अब तो निकाल के टेस्ट ट्यूब के अंदर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है और फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो जाइगोट बनता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मादा जो फीमेल होती है उसके यूट्रस, उसके बच्चेदानी के अंदर। देखो एग बनना बंद हुआ है फीमेल के अंदर, लेकिन उसकी बच्चेदानी, उसका जो यूट्रस है वो अच्छे से काम कर सकता है, वो एक बच्चे को अच्छे से पालन पोषण उसका कर सकता है, उसको मैच्योर कर सकता है। तो IVF के दोबारा ये 70-80 साल के अंदर दंपति क्या बन रहे हैं,
पुत्र रत्न को या पुत्री रत्न को क्या कर रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ सूडो प्रेगनेंसी की, और इस सूडो प्रेगनेंसी के बारे में आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए। इसके बाद उसके ऊपर बहुत से डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत सी दंपतियों को ठग लेते हैं। देखिए सूडो प्रेगनेंसी का मीन क्या होता है, सूडो का मतलब क्या होता है, झूठी या झूठा या नकली। प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, गर्भाधारण या गर्भकाल। इसमें क्या होते हैं, कई बार किसी दंपति को संतान प्राप्ति के लिए बहुत से धक्के खाने पड़ते हैं, उनको संतान प्राप्ति नहीं होती। कोई ना कोई डॉक्टर क्या करता है, उनको ये भी बता देते हैं कई डॉक्टर कि आप में कमी है, आप माँ नहीं बन सकती, आप में कमी है, आप पापा नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी कई डॉक्टर उनके जो मजबूरी होती है उनका फ़ायदा उठाते हैं और सूडो प्रेगनेंसी कर देते हैं। व्हाट इज सूडो प्रेगनेंसी, सुनिए ध्यान से। कुछ ऐसी मेडिसिन होते हैं, कुछ हैवी ड्रग्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक देते हैं कुछ समय के लिए, और पेट के अंदर हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, पेट की ग्रोथ, मास बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे हार्मोनल चेंज हो जाते हैं ड्रग की वजह से, जिससे लेडीज़ को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो जाती है। मैंने बोला था कि बीच में टेम्परेरली जब तक प्रेगनेंसी रहेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगा, क्योंकि तब तक प्रेगनेंसी रहेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगा। तो सूडो प्रेगनेंसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है हैवी ड्रग के कारण। थर्ड या फोर्थ मंथ के अंदर डॉक्टर बोल देता है कि आपको मिसकैरेज हो गया, बच्चे की धड़कन नहीं बनी, ये नहीं बना, वो नहीं बना, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने तर्क देकर आजकल बहुत से भोले भाले दंपति को ठगा जा रहा है। तो सूडो प्रेगनेंसी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से सूडो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। तो सूडो प्रेगनेंसी पे पर क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसी प्रेगनेंसी जो होती ही नहीं, जिसके अंदर हार्मोनल चेंज होती है। नकली प्रेगनेंसी को क्या बोला जाता है, जो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती है, उसको सूडो प्रेगनेंसी बोला जाता है। इसके ऊपर जब हम गर्भकाल करेंगे, 9 मंथ करेंगे, तब सारा का सारा इसके अंदर डिस्कस करेंगे अच्छे से। आई बात समझ में। चलो अभी चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, किस किस चरणों से गुजरना पड़ता है, किस किस चरणों से गुजरना पड़ता है जब हम रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिप्रोडक्टिव फेज, लिखेंगे अगला टॉपिक क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होगा। रिप्रोडक्टिव फेज इसका मतलब क्या है कि चरण क्या क्या होंगे, प्रजनन के चरण क्या क्या होंगे, किस किस प्रकार से चरण होंगे, कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होगी। प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पे मैं 4-5 चरण लिख रहा हूँ, क्या क्या होंगे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैं चरण लिख रहा हूँ देखिएगा, सबसे पहले आता है यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, और आपसे पूछा भी जाता है व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, इसको बोला जाता है युग्मक जनन। एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या होगा युग्मक जनन। फिलहाल आप देखिए कि फेज कितने कितने हैं। दूसरे नंबर पे आता है प्यारे बच्चों इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन को बोला जाता है गर्भाधान, गर्भाधान बोला जाएगा। और थर्ड नंबर पे जो आएगा यहाँ पे, थर्ड नंबर पे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, निषेचन की जो प्रक्रिया होगी, निषेचन की जो प्रक्रिया होगी वो थर्ड नंबर पे आएगी। फोर्थ नंबर पे आपके पास आएगा गेस्टेशन पीरियड, जिसको हम बोलते हैं क्या, गर्भ काल। और लास्ट में क्या हो जाएगा, दैट इज द पास्चुराइजेशन, या जिसको हम क्या बोलेंगे, डिलीवरी बोलेंगे, डिलीवरी ऑफ ए बेबी। आई बात समझ में। क्या क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होगा, इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा, गैस्टेशन होगा और पास्चुराइजेशन डिलीवरी होगा। क्या क्या फेज हम यहाँ पे, जब रिप्रोडक्शन एक गैमेट से जब बच्चा बनता है तो किन किन चरणों से उसको गुजरना पड़ता है। अभी एक एक चीज़ को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपने नोट्स के ऊपर, कॉपी के ऊपर अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ और सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिएगा व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का पहला जो फेज हमने बताया उसको आप लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। और गैमेटोजेनेसिस के अंदर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज द फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ मैनी द फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यार ये सारी की सारी चीज़ें आज आपके लिए क्लियर होने वाली है। सबसे पहले आप टॉपिक क्या डालोगे यहाँ पे, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन क्या होता है। देखिएगा प्यारे बच्चों,
युग्मक जनन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। क्या होगा कि जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, किसकी प्रक्रिया? स्पर्म तथा क्या होता है? ओवम, शुक्राणु तथा अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? गोमेटोजेनेसिस बोला जाता है, युग्मक जनन बोला जाता है। ये भी एक यहाँ पे गैमेट तैयार हो गया, कौन सा? मेल युग्मक, ठीक है, मेल गैमेट बोलते हैं स्पर्म को, ठीक है। और ओवम को क्या बोला जाता है? फीमेल गैमेट बोला जाता है। आई बात समझ में? नर युग्मक और मादा युग्मक। आई बात समझ में? दो यहाँ पे बन गए हैं, स्पर्म और ओवा। इस सारे प्रोसीजर को प्यारे बच्चों हमने क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया? गैमेटोजेनेसिस दे दिया। दूसरा मैं चरण यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हमने किया था, दैट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है सर? इंसेमिनेशन के बारे में और बताइए। ये गर्भाधान क्या होता है? गर्भाधान देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा इंसेमिनेशन क्या होता है। इंसेमिनेशन इज द एंट्री ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल गैमेट। समझिएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है अभी तक, ये क्या है? मिला नहीं है, ओनली क्या हुई है? एंट्री हुई है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये यहाँ पे फीमेल गैमेट था, ये फीमेल का एक पोर्शन यहाँ पे अगर मैं ड्रा करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ड्रा करता हूँ रफ्सा डायग्राम, जब यहाँ पे एग बन जाता है, एग जब यहाँ पे होता है और यहाँ पे क्या होती है? जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओनली एंट्री को हम क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन बोलेंगे, गर्भाधान बोलेंगे। दूसरा चरण समझ में आ गया सबको? क्या होगा? एंट्री ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल गैमेट क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा, ठीक है सर। थर्ड वन मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये निषेचन का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन। आप मान सकते हो कि निषेचन के बिना गर्भाधान, वो जो प्रेगनेंसी पीरियड होगा वो नहीं होगा, प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होती है फर्टिलाइजेशन के बिना। ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से, इट इज द यूनियन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। यूनियन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। अब देखिए, इंसेमिनेशन के अंदर और इसके फर्टिलाइजेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, समझिएगा ध्यान से। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझने वाली है। देखिएगा, ये दोबारा से मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना डायग्राम को। यहाँ से मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या होते हैं, दोनों साइड के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी होती है। इस साइड भी एक ओवरी होती है और इस साइड भी क्या होती है? एक ओवरी होती है। तो टोटल ओवरी अगर आपसे पूछे तो कितनी होती है? 2 होती है। आई बात समझ में? ये जो लाइन या ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो ट्यूब देख रहे हो, इसको बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। इसको बोला जाता है डंब वाहिनी। क्या बोलेंगे इसको? डंब वाहिनी बोलेंगे। आई बात समझ में? ये होती है वेजाइना। वेजाइना इज द एंट्री पॉइंट ऑफ पेनिस। आई बात समझ में? इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर अच्छे से करेंगे। फिलहाल समझिएगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जब एग बनेगा, एग फॉर्मेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए ये एग कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि ये फिलोपियन ट्यूब के अंदर एग आ गया और यहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद स्पर्म जब डिस्चार्ज होगा तो ये स्पर्म क्या करेगा? इसके पास जाएगा, एग के पास जाएगा
और जब क्या हो जाएगा, एक स्पर्म और एक एग का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, इसकी मीटिंग हो जाएगी, यूनियन के बाद जाइगोट बन जाएगा, उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। निषेचन की प्रक्रिया इसको बोला जाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्या होगा फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट सर इसके अंदर क्वेश्चन देखो क्या क्या उठ सकता है कि अगर सर फर्टिलाइजेशन ना हो, मान के चलो, दोबारा से देखेंगे इस चीज़ को, दोबारा से एक चीज़ को और देखेंगे हम कि अगर ये फर्टिलाइजेशन सर अगर किसी तरीके से नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ से जो सर एग बनता है वो एग्स तो यहाँ पे रिलीज होगा ही होगा। यहाँ पे क्या होता है देखो, इसके यहाँ पे पूरे यहाँ पे क्या होता है, ये यूट्रस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बच्चेदानी जिसको बोला जाता है, ये यूट्रस की वॉल होती है यहाँ पे। आई बात समझ में? अगर ये एग यहाँ पे आ जाता है, देखो फर्टिलाइजेशन के लिए ये एग यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ से कोई स्पर्म की एंट्री ही नहीं हुई, स्पर्म आया लेकिन फर्टिलाइजेशन कंसीव नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन होगी, तो आगे फर्दर प्रोसीजर होगा। अगर लेकिन स्पर्म यहाँ पे आ गया, इस एग से ये नहीं मिला, तो क्या होगा, ये एग जाके इस वॉल पे चिपक जाता है। कहाँ पे चिपक जाता है, इस वॉल पे चिपक जाएगा ये एग, और इस वॉल पे चिपकने के बाद इस वॉल को क्या बोला जाता है, इस वॉल, इस दीवार को बोला जाता है प्यारे बच्चों एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। और ये दीवार क्या करेगी, इस एग से चिपक जाएगी, और इसको चिपकने के बाद इसको तोड़ देगी और खुद भी टूट जाएगी। और टूटने के बाद ये जो पुराना एग है ब्लड के रूप में वेजाइना से बाहर आना शुरू हो जाता है, ब्लड के रूप में बाहर आना शुरू हो जाता है। इस ब्लड के अंदर क्या होता है, एक तो एंडोमेट्रियम वाल होती है, प्लस में क्या होता है, वो पुराना अंडा होता है जिसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। और प्यारे बच्चों इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी को बोला जाता है पीरियड्स, इसी को बोला जाता है मासिक धर्म, जो हर महीने एक लड़की को फेस करना पड़ता है। लेडीज़ के अंदर, गर्ल्स के अंदर 11 साल की उम्र से ये शुरू हो सकता है और 45 से 50 साल की उम्र तक ये चलता रहेगा। मेरे ख्याल से आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में सब कुछ पता लग गया कि कैसे एंट्री होगी, कैसे इसका यूनियन होगा और कैसे क्या होगा। एक स्पर्म अगर एग से नहीं मिलता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे फॉलो होगी। आई बात समझ में? आप इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज द गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड क्या होता है सर, इसी को बोला जाता है बच्चे प्रेगनेंसी पीरियड। क्या बोला जाता है इसको, प्रेगनेंसी पीरियड भी इसी को बोला जाता है। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, गर्भकाल बोला जाता है। गर्भकाल क्या होता है ये और बता दो सर। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब यहाँ से मेल और फीमेल की यूनियन मीटिंग हो जाती है, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट बन जाता है। क्या बनेगा, यहाँ से जाइगोट बनेगा। और जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल होगा ये, अभी से सिर्फ इसके अंदर एक कोशिका होगी। क्या होगी, एक कोशिका होगी। और ये जाइगोट बनने के बाद भी आगे प्रोसीजर क्या क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। गैस्टेशन पीरियड को बहुत अच्छे से करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में अच्छे से नोट कर सकते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, रब करने के बाद अगला गैस्टेशन पीरियड हम जिक्र करेंगे कैसे कैसे चलेगा। रब कर रहा हूँ इसको प्यारे बच्चों। 2 फेज और रह गए और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। अभी तो हम सिर्फ फेज चल रहे हैं, ये तो ट्रेलर है, अभी बहुत डीप में पढ़ना है इस चैप्टर को हमें। कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें होंगी जो लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। सारी कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस भी करेंगे, माला डी माला एम कैसे काम करेगी, अनवांटेड 72 के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिएगा 4 नंबर पे मैंने जो फेज बताया है वो कौन सा फेज था, दैट इज द गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड के अंदर मैंने बोला कि ये 9 माह का क्या होता है, एक काल होता है। 8.5 से लेकर 9 महीने तक का समय होता है। इसी के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, इसी के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है। इसी काल के अंदर बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है,
इसी काल के अंदर सारे के सारे हार्मोन बदल जाते हैं। एक लड़की के हार्मोन बदलना भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है, बहुत बड़ा इसका एक सिग्निफिकेंट करैक्टर होता है गेस्टेशन पीरियड का। सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। जब ये गेस्टेशन पीरियड चलेगा तो क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, देखिएगा ध्यान से, गेस्टेशन पीरियड को ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक चीज हम डायग्रामेटिकली ही करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्या रहे, याद रहे, उस चीज को आप कभी भी भूल ना पाओ। देखिएगा, यहाँ से मैंने बताई थी कि यहाँ पे कौन सी वाल होती है, एक एंडोमेट्रियम वाल होती है, और यहाँ तक ये जो चीज़ें फैली हुई होती है ये सारी की सारी क्या होती है, ये बच्चेदानी होती है, यूट्रस होती है, और ये यूट्रस की क्या होती है, वाल होती है। मान के चलिएगा कि यहाँ से जब एग रिलीज हुआ था, यहाँ पे जब एग आ गया था और यहाँ पे जब स्पर्म की एंट्री हो गई थी और इसके साथ इसकी क्या हो गई थी, फर्टिलाइजेशन भी हो गई थी स्पर्म की। अब भी देखो, जब यहाँ पे जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद ये भी क्या करेगा, जाके इस एंडोमेट्रियम वाल के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जाइगोट भी अब क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियम वाल पे चिपक गया। अब तो सिर दोबारा से सर वही होगा जैसे पहले एग चिपकता था, अब एंडोमेट्रियम वाल इसको जकड़ लेगी, आप भी टूट जाएगी और इस एग को भी ब्लड के थ्रू बाहर निकाल देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब ये जो एंडोमेट्रियम वाल मैं बोल रहा हूँ, एंडोमेट्रियम जो वाल है, अब ये इस जाइगोट को क्या प्रदान करेगी प्यारे बच्चों, पोषण प्रदान करेगी। और पोषण कब तक प्रदान करेगी, जब तक पूरे बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, पूरे बच्चे का निर्माण नहीं हो जाता। इसका मतलब पूरे 9 मंथ तक, पूरे 9 महीने तक एंडोमेट्रियम वाल क्या होगी, एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी। और नहीं टूटेगी तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहेगा, जो मासिक धर्म होता है, पीरियड्स होते हैं, मासिक धर्म जो होगा वो पूरे 9 महीने के लिए क्या रहेगा, बंद रहेगा, जब तक प्रेगनेंसी रहेगी। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे सर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया और अब क्या शुरू हो जाता है, बच्चे का निर्माण अब शुरू हो गया है एक फीमेल की बॉडी के अंदर, बच्चे का निर्माण अब शुरू हो गया है फीमेल की बॉडी के अंदर। अब निर्माण के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे ही सेकंड मंथ या थर्ड मंथ होता है, सेकंड या थर्ड मंथ जब होगा तो इस बच्चे के कारण अपने हार्मोन जो होंगे, एक लेडीज़ के जो हार्मोन होंगे वो क्या हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। आई बात समझ में। असंतुलित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अब क्या होगा, बच्चे के अंदर धड़कन आना शुरू हो जाती है और कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं जो विचलित हो जाते हैं कि ये दो धड़कनें कहाँ से आ रही हैं, एक माँ की और एक बच्चे की, और वहाँ से सबसे ज़्यादा जो हार्मोन इनबैलेंस होता है प्यारे बच्चों सुनिएगा, वो हार्मोन होगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है, वो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है ड्यूरिंग दिस टाइम। और ये इतना इनबैलेंस हो जाता है, सुनिएगा, इतना इनबैलेंस हो जाता है कि इसकी प्रोडक्शन अगर 2 गुना होनी थी तो 4 से 5 गुना इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, लेडीज़ के ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। और डिफ्यूज होने से ब्लड का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, जी मचलने का ये कार्य करवाता है। और इसी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सी महिलाओं का जी कच्चा कच्चा रहता है, जी मचलता है। तो जी किस लिए मचलता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये जी मचलाने का कार्य करता है। दूसरी बात सुनेंगे प्यारे बच्चों ध्यान से, जब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इनबैलेंस होगा, साथ में ये खनिजों को क्या कर देता है, बहुत सारे खनिजों को इनबैलेंस कर देता है। मिनरल्स इनबैलेंस हो जाते हैं इसके अंदर, मिनरल्स क्या हो जाते हैं, ये भी असंतुलित हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मिनरल असंतुलित होगा दैट इज़ द सोडियम। सोडियम क्या होगा, इनबैलेंस हो जाता है। और इस सोडियम के इनबैलेंस होने से क्या होता है, देखो सुनिएगा ध्यान से, जब ये सोडियम इनबैलेंस होगा तो ये क्या करेगा, क्रेविंग पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, क्रेविंग्स पैदा करेगा, लालसा पैदा करेगा।
और ये लालसा किसकी पैदा करेगा, ये सिट्रस की लालसा पैदा करेगा। सिट्रस मतलब खट्टे पदार्थों की ये लालसा पैदा करेगा। और आपने देखा भी होगा जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसके अंदर खट्टा खाने का मन ज़्यादा होता है। खट्टी चीज़ें खाने का मन क्यों ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से सोडियम की इनबैलेंस होने की वजह से खट्टी चीज़ें खाने का मन एक लेडीज़ का क्या होता है, ज़्यादा होता है। आई बात समझ में, खट्टी चीज़ें खाने का मन ज़्यादा होगा। और तीसरा मैं बता रहा हूँ, जब जब सोडियम इनबैलेंस होगा, तब जब प्रोजेस्टेरोन इनबैलेंस होगा, तो शरीर को प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी, माइंड उसको समझ नहीं सकेगा। और यहाँ पे बहुत सारे सीन आपको दिखेंगे वोमिटिंग के। यहाँ पे क्या होगी, वोमिटिंग भी होगी। आई बात समझ में। दूसरी बात सुनो, ये खट्टे फल जब कोई लेडीज़ प्रेगनेंसी के अंदर खाती है, कोई भी माता कोई भी बहन जब इसको कंज्यूम करती है, देखिएगा ये बहुत सारी हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी गैस ज़्यादा बनती है लेडीज़ के शरीर के अंदर। गैस जब ज़्यादा बनेगी तो गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, गैस को ख़त्म करने के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये सिट्रस फ्रूट क्या करते हैं भाई, हेल्प करते हैं। आई बात समझ में। ये सिट्रस फ्रूट किसके अंदर हेल्प करेंगे, गैस वगैरह के अंदर हेल्प करेंगे। तीसरा होता है इसके अंदर, बात सुनिएगा, एक होता है इसके अंदर मॉर्निंग सीकनेस, दैट इज मॉर्निंग सीकनेस। ये मॉर्निंग सीकनेस क्या होता है सर, सुनिएगा ध्यान से। इस मॉर्निंग सीकनेस के अंदर क्या होता है, सेकंड या थर्ड मंथ के अंदर बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको सुबह सुबह उठते हुए चक्कर आएगा, उनको खड़े होते हुए अंधेरी महसूस होगी, उनको शरीर के अंदर कमजोरी महसूस होगी, क्योंकि एक नई लाइफ उनके गर्भ के अंदर पल रही होती है। तो बहुत से हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, शरीर को बहुत से बदलाव करने होते हैं उस नई चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें, चक्कर आना, जी मचलना, सुबह सुबह कमजोरी महसूस होना, ये सारी चीज़ों को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, दैट इज़ मॉर्निंग सीकनेस। और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। ये जो मॉर्निंग सीकनेस होते हैं ये एक इंडिकेशन करते हैं एक हेल्थी प्रेगनेंसी को। इसका मतलब ये नहीं है कि सर अगर किसी को मॉर्निंग सीकनेस नहीं हो रही तो उसकी प्रेगनेंसी हेल्थी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हो रही है तो हम सोच रहे हैं कि उसकी प्रेगनेंसी हेल्थी होती है। और इसको कम करने के लिए आप कोकोनट वाटर ले सकते हो। कोकोनट वाटर मॉर्निंग सीकनेस को बहुत कम कर देता है। और पोटेशियम वाले जितने भी चीज़ें होंगी जिसके अंदर पोटेशियम खनिज पाया जाएगा, वो भी क्या कर देगा, इस मॉर्निंग सीकनेस को प्यारे बच्चों कम कर देता है। तो गेस्टेशन पीरियड के अंदर बहुत सारी आगे चीज़ें होंगी। ये तो बेसिक मैं फेज़ बता रहा था, फेज़ के अंदर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इसके बाद जब पूरे 9 मंथ का पीरियड पूरा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, अब पास्चुराइजेशन आता है 5 नंबर के ऊपर, पास्चुराइजेशन पीरियड। और पास्चुराइजेशन के अंदर क्या होगा, पास्चुराइजेशन के होगा बच्चे, डिलीवरी होगी किसी भी बेबी की, डिलीवरी ऑफ ए बेबी आइदर बॉय और आइदर ए गर्ल। ये 5 फेज़ मैंने आपको बताए हैं किसके, रिप्रोडक्शन के। क्या क्या बताए हैं, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस बताया, उसके बाद मैंने आपको इंसेमिनेशन बताया, फिर मैंने आपको फर्टिलाइजेशन बताया, फिर आपको गेस्टेशन पीरियड बताया, और फिर बताया आपको लास्ट में पास्चुराइजेशन कैसे होता है। ये अभी फेज हैं, ये अभी ट्रेलर चला हुआ है कि हमने पढ़ना क्या क्या है, चीज़ें कैसे कैसे होंगी। और प्यारे बच्चों इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इस चैप्टर को देखिएगा। अगर हमें इंसानियत है और अगर हम इंसान हैं ना, तो एक लेडीज़ के प्रति, एक लड़के के प्रति आपकी भावनाएं बहुत चेंज हो जाएंगी। अब आपको पता लगेगा कि लेबर पेन कितना महसूस करती हैं। परमात्मा ने लड़कियों को, हमारी माताओं और हमारी बहनों को ही ये बख्शीश क्यों दी है कि वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। कहने को तो लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आप देखोगे कि लेबर पेन के दौरान कितनी हड्डियां टूटने के जितना दर्द वो सहन करती हैं, सिर्फ एक किलकारी सुनने के लिए, अपने बच्चे को देखने के लिए। आई बात समझ में। इसको आगे करेंगे हम कल कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होगा, फीमेल कैसे होगा, कैसे कैसे आगे बच्चा बनेगा, क्या क्या आगे चीज़ें हो सकती है, सारी की सारी चीज़ें कल करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिएगा। मैंने बेसिक फेज आपको बता दिए हैं, कल इसको मेन टॉपिक में मेल रिप्रोडक्टिव करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपके प्राइसलेस कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरे को पता लग सके कि कमी कहाँ पे है, किस किस लेक्चर को मैं आगे लेके आऊँ। बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।